हम बात करते हैं बेटा रिस्क की। अब आप देखें जी, जो रिस्क है उसके लिए डिफरेंट आपको जो है वो इस स्लाइड के अंदर डिफरेंट लोग नजर आ रहे होंगे और वो डिफरेंट एंगल से जो है वो रिस्क को क्या करते हैं, वो एवेल्युएट कर रहे हैं। तो जारी बात है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर जब हम पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं तो हमने जो है वो रिस्क को जो है वो डिफरेंट एंगल के साथ उसे हमने एनालाइज करना होता है। हर इन्वेस्टर का जो है वो एक अपना व्यू होता है और अपना जो है वो मैकेनिज्म या मेथड होता है जिससे वो रिस्क को क्या करता है, वो ये रिस्क की असेसमेंट करता है। ठीक है जी। रिस्क बेसिकली होता क्या है? रिस्क हम कहते हैं जी, रिस्क इज द वेरिएबिलिटी बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न्स। ठीक है जी। रिस्क क्या होता है, वेरिएबिलिटी क्या होती है? रिस्क तो आपको पता है, रिस्क ऑफ लॉस। जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हम हमेशा हमारे जहन में एक ही बात आती है कि लॉस, नुकसान। ठीक है जी। वेरिएबिलिटी क्या होती है कि जो वेरिएशन होती है, ठीक है, जो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वजह से हमें जो है वो जो है, या आप इसे कह लें डिफरेंट फैक्टर्स जिनकी वजह से हमें क्या होता है, वो रिस्क होता है, वेरिएबिलिटी होती है, वेरिएशन होती है बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न। अब किसके दरमियान ये वेरिएबिलिटी आ रही है, वेरिएशन आ रही है? एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न्स के दरमियान। जब हम किसी भी जो है वो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमें इतना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ही आपको रिटर्न मिले। अब उसमें दोनों ऑप्शन हो सकती है, बल्कि तीनों भी कह सकते हैं कि हो सकता है एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाए, हो सकता है आपको उससे ज्यादा मिल जाए एक्सपेक्टेशन से, और ये भी हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन से कम मिले आपको, और ये भी हो सकता है कि एक्सपेक्टेशंस प्रॉफिट की हो लेकिन आपको क्या हो जाए, वो लॉस आ जाए। ठीक है जी। तो बेसिकली इसलिए हम क्या करते हैं कि रिस्क की हम बड़ी सिंपल सी जो डेफिनेशन करते हैं वो हम यही करते हैं, इट इज द वेरिएबिलिटी, इट इज द वेरिएशन, और यू कैन से द वेरिएबिलिटी बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न्स। ठीक है जी। इसके अंदर जो वेरिएशन होती है, जो चेंज होती है, उसे हम किसका नाम देते हैं? उसे हम रिस्क का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर नेक्स्ट हमारे पास क्या टाइप्स ऑफ रिस्क, कि वो कौन कौन से रिस्क हैं या वो कितनी टाइप्स के रिस्क हैं जो हमें जो है वो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिटर्न के अंदर जो हमें फेस करने पड़ते हैं, या जिनकी वजह से हम एक्सपेक्टेड रिटर्न हासिल नहीं कर सकते। ठीक है। नंबर 1 है जी इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब जो आपका जो इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब होता ये है कि जो इंटरेस्ट रेट जो इंटरेस्ट होता है, आपको पता है कि जो आप स्टॉक्स में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, डिविडेंड मिलता है। इसके ऊपर हम कल डिटेल से बात कर चुके हुए हैं। अब इस पे वो तो, और डिविडेंड आपको पता कभी भी फिक्स नहीं होता, वो ऑल डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। अगर वो ज्यादा प्रॉफिट्स में जाती है तो ज्यादा आपको जो है वो डिविडेंड मिलता है, और अगर उसको नॉर्मल प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो उसको फिर या कम मिलता है या बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये आपको जो है वो कंपनी को प्रॉफिट हो, कंपनी को लॉस हो, व्हाटसएवर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, इस कंपनी को वो फिक्स रेट से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है। अगर फिक्स रेट से पे करना पड़ता है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर इंटरेस्ट रेट का रिस्क तो कोई ना हुआ, कि कंपनी ने अगर 5 सालों के लिए जो है वो आपको वो सिक्योरिटीज इशू की हैं और उसके ऊपर फिक्स रेट से इंटरेस्ट है तो वो आपको फिर फिक्स रेट से ही मिलेगा। अब जब आप मार्केट के अंदर जाते हैं तो वहां पे डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज होती हैं या डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं जिनके ऊपर जो है वो वेरिएशन ऑफ इंटरेस्ट रेट भी आ जाती है। जिस तरह अगर हम काइबोर की कल हमने बात की थी तो काइबोर आजकल 7% है। देखिए ये तो स्टेट बैंक है ना, वैसे तो अगर जो बैंक्स में जॉब करते हैं उन्हें पता है कि डेली काइबोर होता है। ठीक है। जैसे आजकल तकरीबन जो है, कल मैंने अपने दोस्त है वो एवीपी है, उससे मैंने पूछा तो उसने कहा जी 8% चल रहा है इस वक्त काइबोर ना। अब जो हम इसकी अब जब रिस्क की बात करते हैं, अब देखें, अब जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि आपने इन्वेस्टमेंट की नेशनल सेविंग्स के अंदर। नेशनल सेविंग्स में लास्ट मार्च से पहले जो आपको रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट था फिक्स, वो मिल रहा था 11%, 12%, 13% भी मिल रहा था। उस वक्त काइबोर कितना था? 12% या 13% था। ठीक है जी। अब काइबोर
7% है, तो आपको जो है वो जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है सेविंग नेशनल सेविंग्स के डिफरेंट सर्टिफिकेट्स के ऊपर, वो आपको मैक्सिमम 5% मिल रहा है आपको, ठीक है जी। अब क्या है कि जब आपने वहां पे सर्टिफिकेट या फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सर्टिफिकेट आपने जब लिए होंगे, तब रेट क्या था, 12% था। अब सवाल ये पैदा था कि 5 इयर्स का प्लान था, तो 5 इयर्स में आपको तो उनको 12% देना चाहिए, लेकिन वहां पे मेंशन किया होता है इट विल बी जो है वो क्या होता है, वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपका इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, वो कम हो गया। इसी तरीके से जब आपकी गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स वगैरह इशू होते हैं, उनके ऊपर भी आपका रेट तो फिक्स होता है, लेकिन जो आपकी उसमें मेंशन होता है कि मार्केट फोर्सेस की वजह से, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की वजह से उस इंटरेस्ट रेट के अंदर जो है वो चेंज पॉसिबल हो सकता है। जो उसको बाय करता है उस एग्रीमेंट को क्या करता है, या उन टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करता है, वो ओके करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप कंप्यूटर के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करते हैं, वो इंस्टॉल करते हैं, तो हमने कभी भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी, हम आंखें बंद करके उसे क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। अब जो लोग बैंक में जॉब करते हैं, जब वो कोई भी लोन वगैरह का ये एग्रीमेंट होता है, तो इतना बड़ा एग्रीमेंट और इतनी बारीक लाइनों में लिखा होता है कि वो पढ़ना भी मुश्किल होता है और उसको अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल है, लॉ की लैंग्वेज। कभी किसी कस्टमर ने वो नहीं पढ़ा, वो क्या करते हैं, कस्टमर कहते हैं जी साइन किधर करने हैं, ठीक है, वो साइन करते हैं और उसके बाद जो है ना वो क्या होता है कि वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी नहीं पढ़ते और वो जो है ना वो एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सी ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जिनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मार्केट फैक्टर्स के ऊपर डिटरमिन होता है। वो 6 मंथ का इंटरेस्ट रेट हो सकता है, वो 1 ईयर हो सकता है, वो 2 ईयर हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट आपका कम हो जाए तो आपको क्या होता है, वो आपको जो है वो इंटरेस्ट रेट का क्या हो जाता है, रिस्क हो जाता है। फिर आपको सारी बातें, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा तो उससे आपका रिटर्न भी क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है जी। वो कहता है ये कि इट इज द रिस्क दैट एन इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। अब उसमें क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए तो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, वो भी तब्दील हो जाती है। इट्स ऑल डिपेंड ऑफ द, अब अगर जब आप बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इन्वेस्टर की, तो उसने क्या करना है, उसने मार्केट के अंदर एनालिसिस करना है, उसने सर्वे करना है और वहां पे उसने देखना है कि अगर उसने फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करना है तो उसने देखना है कि कौन सी सिक्योरिटी है जिसके ऊपर इस वक्त जो है वो सबसे बेहतर रिटर्न मिल रहा है और इन फ्यूचर इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन की वजह से भी किसकी कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी जो है वो ज्यादा बेटर है, जिसके ऊपर फ्लक्चुएशन ऑफ इंटरेस्ट रेट जो है वो कम से कम है, रिटर्न ज्यादा। क्योंकि जारी बात है एज ए इन्वेस्टर, हर इन्वेस्टर की कोशिश यही होती है कि उसको जो है वो मैक्सिमम या अच्छा रिटर्न जो है वो मार्केट से मिले। तो इंटरेस्ट रेट चेंज होने से भी जो है वो सिक्योरिटीज की वैल्यू में जो है वो कमी आ जाती है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि अब आजकल जिस तरह इंटरेस्ट रेट काफी कम हुआ है, तो लोग जो है वो, क्योंकि कोविड की प्रॉब्लम भी आई हुई है, तो उसके बावजूद भी जो है वो लोग क्या करते हैं, वो लीजिंग की तरफ चले जाते हैं क्योंकि रेट कम है। और अगर यही हालात नॉर्मलाइज होते तो जारी बात है काइबर 12, 13, 14 पे चल रहा होता, लीजिंग जो है वो 22, 23, 24% पे गई होती, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो है वो इन्वेस्टर तो मौजूद होता है लेकिन जारी बात है कि कस्टमर जो है वो नहीं मौजूद होता क्योंकि रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। तो बेसिकली इसका भी जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है इंटरेस्ट रेट का आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये आपका जो इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स मोर डायरेक्टली देन द स्टॉक। ये आपका जो इंटरेस्ट का जो फैक्टर है, इसका जो इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क है, इसका जो इम्पैक्ट है वो बॉन्ड्स के ऊपर ज्यादा पड़ता है इंस्टेड ऑफ द स्टॉक्स। क्योंकि स्टॉक्स के ऊपर तो इंटरेस्ट नहीं मिलना, उसके ऊपर तो आपको प्रॉफिट का पार्ट मिलना है, दैट विल बी कॉल्ड अ डिविडेंड। लेकिन जो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बॉन्ड्स में मिलेगा, यानी कि बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, सर्टिफिकेट्स, व्हाटसएवर आप जो मर्जी कह लें। क्योंकि जब आप बॉन्ड्स कहते हैं तो ये सारी चीजें उसके अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाती हैं कि फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग आपकी जितनी भी सिक्योरिटीज हैं वो सारी उसके अंदर शामिल हो जाती हैं। तो सारी बातें, इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, वो आपकी जो है वो बॉन्ड्स के ऊपर पड़ता है और उनकी जो है वो से उनकी इन्वेस्टमेंट जो है में जो है वो इफेक्ट करती है। दूसरा रिस्क हमारे पास आ गया जी, मार्केट का रिस्क। अब ये जो मार्केट का रिस्क है ये क्या होता है, रेफर्स टू द वेरिएबिलिटी, यानी कि वेरिएशन, ठीक है, वेरिएबल्स इन रिटर्न्स रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्लक्चुएशन इन द ओवरऑल मार्केट कंडीशंस। अब ये आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, मार्केट कंडीशंस के ऊपर कर रहा होता है। अब मार्केट कंडीशंस आपका क्या होता है जी,
आपकी जो मार्केट कंडीशंस है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। उसमें क्या आ जाता है कि आपकी पॉलिटिकल फैक्टर आ सकते हैं। उसके बाद आपका क्या है जी, इकोनॉमिक फैक्टर आपके बहुत सारे आ जाते हैं। फिर इंटरेस्ट फैक्टर भी उसके अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद आजकल जिस तरह कोविड की प्रॉब्लम हुई हुई है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है कि ये मार्केट के जो है वो रिस्क होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारी मार्केट को क्या करते हैं, वो इफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो है वो ये रिस्क जो है वो बेयर करना पड़ता है। अब बेसिकली आपकी जो मार्केट रिस्क होती है वो क्या करती है, बेसिकली उसमें जो पोजीशन अराइज होती है फ्रॉम द मूवमेंट इन द मार्केट वेरिएबल। अब मार्केट वेरिएबल कौन कौन से, अब जो मार्केट आपके जो वेरिएबल्स हैं वो आपके क्या होते हैं कि आपने जो है वो यूनिक आप उसको क्लासिफाई कर लेते हैं, जिस तरीके से आपको क्या है जी, मार्केट के अंदर जो इक्विटी रिस्क आ जाता है कि आपका जो है वो इक्विटी रिस्क क्या है, आपका कितना आपको इक्विटी के अंदर जो है वो रिस्क आ रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें इंटरेस्ट रेट यानी कि रिटर्न भी आपको फर्क आ रहा होता है। तो ये बेसिकली आपका क्या होता है कि ये रिस्क होते हैं जो बेसिकली हमें जो है वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से मार्केट जो है हमें इफेक्ट कर रही होती है। तो इसमें जो है वो प्राइस की वोलेटिलिटी आ जाती है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। तो इसकी वजह से हमें क्या होता है, मार्केट का रिस्क भी क्या करना पड़ता है, वो बेयर करना पड़ता है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई क्या चल रही है, लोगों का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, ये तमाम चीजें जो है वो मार्केट रिस्क के अंदर जो है वो आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है जी। अब जो फाइनेंशियल रिस्क है उसके अंदर आप देखें कि ये पिक्चर के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो इसने बर्डन उठाया हुआ, बर्डन ऑफ क्या है जी, बर्डन ऑफ डेट, बहुत सारा कर्जा है। ठीक है, जिस तरह अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे ऊपर जो है वो बहुत सारा रिस्क मतलब लोन है। अभी मैं 2 दिन पहले टीवी प्रोग्राम में जो है वो एक एनालिस्ट का जो है वो तज्जिया सुन रहा था, वो ये कह रहा था कि पाकिस्तान ने इतने लोन्स ले लिए हुए हैं कि 2025 में पाकिस्तान जितना भी रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस कलेक्ट करेगा वो तमाम का तमाम जो है वो किस में चला जाएगा, वो इंस्टॉलमेंट में चला जाएगा। ठीक है जी, ये उसका तज्जिया था। तो जब आप बहुत ज्यादा डेट ले लेते हैं, बहुत ज्यादा कर्जे ले लेते हैं, तो वो भी आपके लिए क्या होते हैं, वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं और वो आपके लिए जो है वो रिस्क होते हैं। अब होता ही है कि अगर आपने डेट फाइनेंसिंग ली हुई है तो जी सर इसमें आया रियलिटी में है कि नहीं? हेलो क्या चीज सर, मैंने यही पूछना था ये डेट के हवाले से जो आपने अभी बात शेयर की है कि जी क्वेश्चन ही है इसके, ये आया कि ना पाकिस्तान ने डेट, बोले सुन रहा हूँ, इतना डेट लिया भी हुआ है कि नहीं? पाकिस्तान ने इतना डेट बेटा लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा। और बेताशा लिया हुआ है। और जब आपको पता है कि डॉलर की वैल्यू चेंज होती है, जब डॉलर की वैल्यू चेंज होती है इन टर्म ऑफ पाक करेंसी, तो हमारा जो कर्जा है, जो लोन है, वो भी आपको पता है वो इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक हो गया। तो अब उसमें क्या होता है कि अभी तो डॉलर 174 से 152 पे आ गया है। जी बेटा बोले, आपका क्वेश्चन पहले मैं सुन लूं। जी अब तो लेकिन नाउ डेज डॉलर डिक्रीज हो रहा है, 152 पे आ गया 174 से। जी तो इसका मतलब है हमारा डिक्रीज हो रहा है। अब डॉलर डिक्रीज होने की वजह क्या है? डॉलर डिक्रीज होने की 2-3 वजूहत हैं। एक, आईएमएफ से हमें लोन मिला है, दूसरा एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमें कुछ लोन मिला है, ठीक हो गया। और जो तीसरा सबसे ज्यादा है ना, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मार्केट में यूरो बॉन्ड सेल की है। ठीक है जी, ठीक हो गया। ये 3 फैक्टर है। इन 3 फैक्टर्स की वजह से हमारे पास डॉलर्स का या यूरो का, जो मेन 3 बड़ी करेंसीज है ना, आपकी डॉलर है, दूसरे पे यूरो है, तीसरे पे पाउंड आ जाती है। ठीक हो गया। ये अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है वो इंटरनेशनल करेंसी का इनफ्लो हो गया है, उसकी वजह से हमारे पास रिजर्व्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से डॉलर नीचे आ गया। ठीक हो गया। ठीक हो गया, थैंक यू। अगर देखिए ये 3 फैक्टर हैं। एक, हमें 50 करोड़ डॉलर दिया आईएमएफ ने, गालबन 30 करोड़ या 20 करोड़ डॉलर हमारे पास रिपेयर मेंटेनेंस सड़कों के लिए दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और तकरीबन इन्होंने आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 12.5 यार ये 12-13 या 20 करोड़ के करीब ना, एग्जैक्ट अमाउंट मेरे ध्यान में नहीं है, इन्होंने यूरो बॉन्ड इंटरनेशनल मार्केट में सेल आउट किया है और जो हाथों हाथ बिक गए हैं। ठीक हो गया। उसकी वजह से हमारे पास वो 5 इयर्स की हैं, ठीक है जी, अपनी 10 इयर्स की हैं, एग्जैक्ट में चेक करके बताऊंगा।
यानी कि मोर देन 5 इयर्स की हैं वो। तो उसकी वजह से जब आप अब ये जो है ना, ये फॉरेन रेमिटेंसीज आपके मुल्क में नहीं आई ना, आपके मुल्क के अंदर कोई ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है कि जिसकी वजह से आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो आपके लिए फेवरेबल हो गया, क्योंकि वो करेंसी आपके मुल्क में आई है, आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हुई है, जो आपकी रिजर्व्स बढ़ गए, जिसकी वजह से डॉलर नीचे आ गया हुआ है। ठीक है जी, ये फैक्टर्स हैं। अब वो डॉलर नीचे आने से सारी बात है, 174 पे था, 152 पे तकरीबन आ गया, तो उसकी वजह से हमारे इंटरनेशनल डेट भी जो है वो कम हो गए हैं। अभी हम करेंसी रिस्क भी इसके आगे पढ़ेंगे सर, लेकिन तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली आपको क्या करते हैं, आपकी जो है वो वैल्यूएशन करते हैं। ये बेटा और आगे बोलेगा इन द सेंस ये देखें, आईएमएफ ने जो लोन दिया है तो उससे भी तो हमारा डेट इंक्रीज ही हुआ है, और एडीबी ने जो लोन दिया है उससे भी तो डेट इंक्रीज हुआ है हमारा। बेटा डेट तो इंक्रीज हुआ है, अभी उसकी रीपेमेंट स्टार्ट नहीं हुई ना, अभी हमारे पास रिजर्व्स बढ़ गए हैं, पहले हमारे पास रिजर्व्स की प्रॉब्लम थी। ठीक हो गया, ठीक है। अब हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट आ रहा था ना, वो हमारा हमने मेंटेन कर लिया है, तो इसकी वजह से जो है ना वो हमारी जो है वो वैल्यूएशन बेटर हो गई है। ठीक हो गया। जो हमने यूरो बॉन्ड जारी किए टेक्निकली है तो वो भी लोन ही, हमने इंटरेस्ट भी पे करना है और फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो अमाउंट भी रीपे करनी है। तो हमने अपने फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर इस वक्त प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया है टेम्परेरी, जिसकी वजह से हमारी जो है वो डॉलर जो है वो स्टेबल होना शुरू हो गया है। ठीक है जी, फिलहाल ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, फाइनेंशियल रिस्क की हम बात कर रहे थे। ये जब आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा होता है तो ये बर्डन बढ़ जाता है। अब होता ये है कि बेसिस के अंदर हमने ना, आप लोगों ने पढ़ी होगी एक डेट इक्विटी रेशो। अब बेटा जो डेट इक्विटी रेशो होती है उसमें क्या होता है, हम कहते हैं 60-40 इज बेटर। ठीक है जी, बेटर से मुराद ये होता है कि आपका जो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें जो है वो 60% आपकी डेट इक्विटी है और 40% आपकी ऑनर्स इक्विटी है। ठीक है जी। अब बेसिकली, और अगर 70-30 हो सकती है, 80-20 हो सकती है, उससे हम वर्स्ट कंसीडर करते हैं। अब ये डेट इक्विटी इसलिए होती है, अब आप अगर कंपनीज में देखें तो उनके बहुत सारे एसेट या तो लीज के ऊपर होते हैं या उन्होंने जो है वो लोन लेके लिए होते हैं, यानी कि इन दोनों टर्म्स में आप देख लें कि वो क्या होते हैं, वो आपके डेट फाइनेंसिंग हुई होती है उसके ऊपर। अब डेट फाइनेंसिंग कंपनीज इसलिए करवाती हैं कि उसमें दो बेनिफिट होते हैं, एक तो उन्हें उनकी अपनी इक्विटी कम होती है, दूसरा ये है कि डेट फाइनेंसिंग के ऊपर जब वो इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस अपनी इनकम में से माइनस करते हैं, और उसकी वजह से जब इनकम में से माइनस करेंगे, इनकम कम हो जाएगी तो उसे टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो उसकी वजह से क्या होता है, लेकिन अगर आपकी डेट फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा हो गई है तो उसमें क्या होता है कि आपके पास क्या होता है कि आप तमाम का तमाम प्रॉफिट किसमें पे कर देते हैं, अपनी इंस्टॉलमेंट पे करने में लगा देते हैं, क्योंकि आपने सबसे पहले अपनी फिक्स लायबिलिटीज पे करनी है। फिक्स लायबिलिटीज में क्या है, जिस तरह आपने डिफरेंट किस्म की फाइनेंसिंग करवाई हुई है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह पे करना है। उसके बाद अगर कोई अमाउंट बचती है तो फिर वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर शेयर होल्डर्स के अंदर आप पिछले 2, 3, 4, 5 सालों से कोई भी आप जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि फिर क्या होगा कि इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेगा और फर्दर इन्वेस्टमेंट आपके बेसिस के अंदर नहीं आएगी। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो आपके मार्केट के अंदर जो है वो बेसिस की पोजीशन खराब हो जाएगी। तो बेसिकली आपने क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है ताकि आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा है। तो इट इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ द डेट फाइनेंसिंग। अब जाहिर बात है ये किसके साथ होती है, वही बात जो मैंने अभी कही थी उसको रिपीट करते हुए कि ये डेट फाइनेंसिंग के साथ क्या होती है, वो एसोसिएट होती है आपकी। लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द एसेट फाइनेंस बाय डेट। अब कंपनीज के अंदर क्या होते हैं कि जो बड़े बड़े जितने भी आपके एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डेट फाइनेंसिंग होती है। ठीक है जी। अगर आप टेक्सटाइल यूनिट के अंदर मशीनरियों की बात करें तो बड़ी हैवी मशीनरीज होती हैं, लेटेस्ट मशीनरी बहुत महंगी होती हैं, तो उसमें क्या होती है कि वो डेट फाइनेंसिंग के थ्रू ही बेसिकली क्या की जाती है, वो परचेज की जाती हैं, और उसमें से जो है उसका जो है फिर उसमें से क्या होता है कि आप क्या करते हैं अपनी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डेट फाइनेंसिंग क्या करते हैं उसको उसकी इंस्टॉलमेंट आप पे कर देते हैं। लार्जर वेरिएबिलिटी इन द रिटर्न्स। अब उसकी वजह से अब इन डेट फाइनेंसिंग की वजह से भी आपकी जो रिटर्न्स है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाती है। अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, यानी कि सिर्फ डेट फाइनेंसिंग हो बाकी फैक्टर्स ना हो, अदर मींस अगर फैक्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर जारी बात है कि आपके जो रिटर्न्स वो क्या हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है।
नेक्स्ट है जी लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है जी, लिक्विडिटी रिस्क हमने जो है वो डिस्कस किया, आपने पढ़ी होगी लिक्विडिटी रेशो, जिसे आप एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो का नाम भी देते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर किसी हम रफली हम ये कहते हैं कि अगर किसी कंपनी को इमरजेंसी के अंदर अपनी लायबिलिटीज पे करनी पड़ती हैं तो कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज मौजूद है कि वो उसे फौरन पे कर सकती हो, तो हम कहते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। लिक्विडिटी अगर आपने कंपनी की चेक करनी है तो हम उसके लिए करंट रेशो भी कैलकुलेट करते हैं, और जो सबसे बेहतर है वो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो हम करते हैं, जिसे लिक्विड रेशो भी कहते हैं, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो भी कहते हैं, क्विक रेशो भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब उसमें होता यह है कि आपकी अगर लिक्विडिटी अच्छी है तो जारी बात है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो आपकी क्विकली सेल हो जाएगी, फिर उसके ऊपर आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप PSX यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोलें तो वहां पे बहुत सारे सेक्टर हैं। अगर आप देखें, अगर बैंक ऑफ पंजाब के देखेंगे आज की डेट में, बैंक आज तो खैर स्टॉक बंद थी, सैटरडे था, कल फ्राइडे की अगर आप देखें तो वहां पे क्या है कि अगर आप देखें बैंक ऑफ पंजाब के कितने शेयर्स की सेल परचेज हुई है तो वो लाखों शेयर्स की सेल परचेज हुई होगी। अगर आप कहते हैं MCB के कितनी लाखों की हुई होगी, लकी सीमेंट देखें तो लाखों की शेयर्स की सेल परचेज हुई होगी। लेकिन अगर आप देखें यूनिलीवर, तो यूनिलीवर के जो है वो चंद थाउजेंड शेयर्स की सेल परचेज हुई होगी। नेस्ले पाकिस्तान को देखें तो सम टाइम क्या होती है 1000 शेयर्स की सेल परचेज हुई होती है, सम टाइम 200 की, और सम टाइम कोई शेयर की सेल परचेज नहीं हुई होती। सर जी बेटा। सर कुछ बच्चे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, अलाउ कर दें काइंडली। मैं अलाउ कर देता हूं। थैंक यू जी। अब मैं ये बात कर रहा था कि सम टाइम होता ही है कि मैंने एक दिन देखा नेस्ले पाकिस्तान के कितने शेयर सेल हुए हैं, तो उस दिन उसके टोटल 5 शेयर्स की सेल परचेज हुई थी। फिर मैंने एक दिन यूनिलीवर के देखे तो उसके 759 के समथिंग शेयर्स की जो है वो सेल परचेज हुई थी। लेकिन मेरे अगर आप बैंक ऑफ पंजाब को देखें, MCB को देखें, लकी सीमेंट को देखें, ठीक है, इनकी थाउजेंड्स के अंदर जो है वो सेल एंड परचेज, बल्कि थाउजेंड नहीं लाखों में शेयर्स की सेल एंड परचेज हुई होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वेरिएशन क्यों है। अब ये वेरिएशन बेटा इसलिए है कि जो आपकी यूनिलीवर है, जो आपकी नेस्ले पाकिस्तान है, इनकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके ऊपर आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिल रहा होता है। ठीक है, इनके शेयर की जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा हाई गई होती हैं। मतलब अगर आप नेस्ले का शेयर परचेज करना चाहते हैं तो उसका जिस वक्त मार्केट वैल्यू है वो 6000 से ऊपर एक शेयर की वैल्यू है। बैंक ऑफ पंजाब का देख ले, मैंने रेट तो नहीं चेक किया लेकिन वो 15-16 रुपए पे ही चल रहा होगा। ठीक है जी। नहीं सर, बैंक ऑफ पंजाब का चल रहा है इस टाइम 7.90। हाँ जी, 7.90 के ऊपर चल रहा है। ठीक है जी। अब जारी बात है कि वो स्टेबल नहीं है। जो जब से हमेश खान का वहां पे हुआ है ना फ्रॉड का केस जरदारी की गवर्नमेंट में, उसके बाद से ये जो है ना बैंक ऑफ पंजाब, इसका शेयर 3 रुपए 27 पैसे भी मैंने चेक किया कि 3 रुपए 27 पैसे तक ये गया है, और ये जो है वो तकरीबन 16-17 रुपए से ऊपर नहीं गया ये पिछले तकरीबन कोई 15 सालों के अंदर। उससे पहले ये आजकल सर इसने तो वैसे वो अलाउ किया हुआ ना, क्या नाम है, डिविडेंड अनाउंस किया है ना इसने, तो इस वजह से भी ये फैक्टर भी है कि इसकी प्राइस नीचे आई। तो इसलिए जो है ना ये कोई बहुत सारे फैक्टर है। लेकिन देखिए अपनी फेस वैल्यू से नीचे जा रहा है। ठीक है जी। मेरे एक दोस्त ने मतलब खरीदा था आज से जरदारी साहब की गवर्नमेंट के अंदर 22 रुपए के ऊपर, तकरीबन 5 साल उनके, फिर 5 साल नवाज शरीफ के, 15 और 3 साल इनके भी हो गए, 13 साल हो गए, 22 रुपए को टच नहीं किया पिछले 13 सालों के अंदर। ठीक है जी, क्योंकि उसने खरीदे हुए वो लेके बैठा हुआ है कि 23 से ऊपर जाएगा तो मैं सेल करूंगा। तो पिछले 13 सालों में ये इसने 20 को भी टच नहीं किया, 23 तो बड़ी दूर की बात है। तो ये बेसिकली फैक्टर होते हैं इसके अंदर ना, क्योंकि वो महेश खान वाला जो इस फ्रॉड हुआ था ना उसके बाद से ये काफी बैठ गया। ये गवर्नमेंट का बैंक ना होता तो शायद हो सकता है किसी बैंक में मर्ज हो जाता। ठीक है, जिस तरह KSB बैंक जो है वो बैंक इस्लामी के अंदर मर्ज हो गया। तो खैर अब ये सारी चीज क्या है, ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, व्हाट्सएवर इसका कोई भी फैक्टर था।
अब जिनकी लिक्विडिटी फैक्टर अच्छी है उनकी, अब देखिए पैकेजेस पाकिस्तान है, इसके शेयर भी बहुत कम ट्रेड होते हैं क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग इसकी जो है वो ग्रिप है, इसका बेसिस बहुत ज्यादा है, इसके शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, इसके ऊपर रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। ठीक है, लक्की सीमेंट को देखें, लक्की सीमेंट जो है वो तकरीबन 550 रुपए तक गया है, फेस वैल्यू इसकी भी 10 रुपए है। अभी मैंने चेक नहीं किया कितना ट्रेड हो रहा है क्योंकि पिछले एक हफ्ते 10 दिन से मैं नहीं चेक करा स्टॉक एक्सचेंज को, लेकिन हमारी स्टॉक एक्सचेंज 44,000 पॉइंट्स के ऊपर तकरीबन जा रही है, तो ये अच्छी प्राइस भी जा रहा होगा। तो अब लक्की सीमेंट वही है जो जरदारी साहब के दौर के अंदर 18 रुपए पे भी मैंने ट्रेड होते हुए देखा है, नवाज शरीफ के दौर में मैंने 550 के करीब इसको जो है वो ट्रेड होते देखा है, आजकल भी ये तकरीबन 450 और 500 के दरमियान ही चल रहा होगा। तो ये बेसिकली क्या है कि इसकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, इनके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा है, ये रिटर्न्स बहुत अच्छा देते हैं, तो इसलिए क्या है कि ये लिक्विडिटी रिस्क के अंदर नहीं आते। तो ये हमारा बेसिकली लिक्विडिटी रिस्क होता है। यहां से स्लाइड से देखते हैं कि स्लाइड वाले ने क्या लिखा है जी, an investment that can be bought or sold quickly without significant price concession is the considered liquidity। यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट की है, आप मार्केट में सिर्फ आपने कहा है मैंने सेल करना है और उसके परचेजर बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है जी, या बायर बहुत, जिसे आप कहते हैं बायर बहुत ज्यादा है। जब आपकी प्रोडक्ट की सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो एक तो आपको बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि जिसे आप कहते हैं कंसेशन या रिटेल, नीचे नहीं आना पड़ेगा, और वो क्या हो जाएगा, वो हाईली लिक्विड है, वो हाथों हाथ आपकी सेल हो जाएगी। वेयर अगर आपकी वो लिक्विडिटी अच्छी नहीं है तो फिर क्या होगा, उसकी सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है, एक तो कंसेशन देनी पड़ेगी और उसके बाद क्या होगा, उसकी लिक्विडिटी भी उतनी कम होगी। The more uncertainty about the time element and the price concession, इसमें दो चीजें अनसर्टिनिटी की होती है, टाइम एलिमेंट भी हो सकता है, फिर आपको प्राइस कंसेशन देनी होती है, द ग्रेटर द लिक्विडिटी रिस्क, और उसकी वजह से आपका जो लिक्विडिटी रिस्क होता है वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है आपका। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ये वो रिस्क है जो अभी हम जिसकी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। अब बेसिकली परसों की न्यूज थी कि जब डॉलर 152 के ऊपर आया, 158 से आहिस्ता आहिस्ता बड़ी तेजी से एक हफ्ते 10 दिन में वो 152 पे आ गया। अब उसमें देखें जिन लोगों ने इंपोर्ट ऑर्डर किए हुए थे, आपको पता है हमारे यहाँ जो एलसी है वो 100% हम अमाउंट जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, तो बैंक फिर एलसी ओपन करता है, ठीक है जी। उसके बगैर जो है वो हमारे बैंक ओपन नहीं करते, और हमारे बैंक की क्रेडिबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त। तो हुआ क्या कि उन्होंने 158 पे डॉलर खरीदा, उन्होंने इंपोर्ट ऑर्डर दिया, अब उनको वो जो प्रोडक्ट आ रही है वो 158 के ऊपर उन्होंने डॉलर बाय किया हुआ है, अब डॉलर आ गया 152 के ऊपर। अब जारी बात है, अब जो ऑर्डर देगा उसको वो प्रोडक्ट मिलेगी 152 रुपए के हिसाब से, यानी कि डॉलर 152 पे तकरीबन नेट कितना डिफरेंस आ गया, 6 रुपए का। अब जिसने 152 के ऊपर बाय किया डेफिनेटली वो उसके हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइस की भी, रिटेल प्राइस भी नीचे कर लेगा, उसकी वजह से जिसने 158 पे बाय किया मजबूरन उसको भी नीचे आना पड़ेगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। ये किसकी वजह से हुआ है, करेंसी रिस्क की वजह से हुआ है। यहाँ ये भी हो सकता था कि आपने 152 पे ऑर्डर दे दिया, आपने डॉलर बाय करके आपने एलसी ओपन कर दी, डॉलर 174 पे चला जाता, 168 पे चला जाता, ये भी पॉसिबिलिटी थी, तो उसमें आपको ज्यादा रिटर्न था। तो ये बेसिकली होता है करेंसी रिस्क। अब करेंसी रिस्क उन लोगों को होता है जो फॉरेन करेंसी के अंदर डील कर रहे होते हैं, जो लोकल करेंसी में डील कर रहे होते हैं उनको किसी किस्म का करेंसी रिस्क नहीं होता, ठीक है जी। अगर आप करेंसी एक्सचेंज का काम कर रहे हैं तो आपको किसी ने टिप दी कि जी डॉलर ने जब 174 पे चले जाना है अनकरीब ना, लेकिन आपने 158 पे डॉलर बाय कर लिया और आपने जो है वो 1000 डॉलर ले लिए। अब हुआ ये कि डॉलर आ गया 152 के ऊपर, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो सीधा सीधा आपको 6000 रुपए का क्या हो गया, वो लॉस हो गया, ठीक है जी। अगर यही डॉलर 164 पे चला जाता तो आपको 6000 रुपए का प्रॉफिट हो जाना था। तो बेसिकली आप जो इन्वेस्टमेंट होती है वो करेंसी के अंदर भी होती है, बहुत सारे लोग अपनी सेविंग्स जो है वो फॉरेन करेंसी के अंदर रखते हैं, और या आपकी इंपोर्ट या बेसिस मैन है तो वो कि अगर आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का से ज्यादा रिलेट आपका बेसिस है तो वहां पे क्या है कि हमारे यहाँ जो टेक्सटाइल यूनिट है वो ज्यादातर यही करते हैं कि वो जो है वो ज्यादातर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसकी वजह से। और बहुत सारी हमारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के ऊपर चल रही होती है, तो इंटरनेशनल करेंसी क्योंकि डॉलर यूज हो रही होती है तो वहां पे हमें जो है वो जब करेंसी एक्सचेंज की वजह से जारी बात है ये किसके ऊपर फैक्टर आता है, डिमांड एंड सप्लाई का भी फैक्टर आ जाता है इसके ऊपर। तो उसकी वजह से जब करेंसी की फ्लक्चुएशन होती है, जो चेंज होती है, तो उसकी वजह से आपको जो है वो करेंसी रिस्क क्या करना पड़ता है, वो बेयर करना पड़ जाता है।
अब इसको देख लेते हैं जी, यहाँ पे वो क्या कहता है जी, वो कहता है जी व्हेन इन्वेस्टिंग in the foreign countries one must consider the fact that the exchange rate can change the price of the asset as well। यानी कि वो ये कहता है कि आप अगर किसी फॉरेन कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई एसेट बाय कर रहे हैं, तो जो करेंसी का जो एक्सचेंज होने की रेशियो है उसकी वजह से आपके एसेट की प्राइस क्या हो सकती है, वो चेंज हो सकती है, वो तब्दील हो सकती है। और इसमें फैक्ट वाली बात है कि अगर एक प्रोडक्ट आपको $1 की मिलती है और डॉलर 158 का है तो आपकी कॉस्ट होगी 158, लेकिन अगर वही 152 पे डॉलर आ गया जिस तरह, तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी, ₹6 कम हो गए, 152 के ऊपर आ गई। तो ये सब कुछ किस एसेट की वैल्यू में जो चेंज आई है वो करेंसी एक्सचेंज की वजह से आई है। ठीक है जी। द रिस्क अप्लाइज टू ऑल द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स that are in the currency other than your domestic currency। यानी कि आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि फॉरेन करेंसी के ऊपर होते हैं वहां पे इफेक्ट पड़ता है। आज पाकिस्तान के ऊपर जो लेट्स सपोज हम कहते हैं जी $50 अरब का कर्जा है, अब $1 कितने का है, 152 का है। इसका मतलब है कि हमने एक $50 अरब मल्टीप्लाई बाय 152 करेंगे तो फिर हमारा वो टोटल लोन बन जाता है। लेकिन अगर $1 इज इक्वल टू ₹1 के बराबर आ जाए तो हमारा जो लोन है वो कितना हो जाएगा, वो $50 अरब ही रह जाएगा। तो ये अगर, तो अभी आप न्यूज में देखते होंगे कि अगर डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो अपोजिशन शो में जाती है जी इतनी हमारे इतने अरब रुपए जो है वो हमारा जो है वो लोन बढ़ गया, कम होती है तो इतने अरब कम हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, ये करेंसी फ्लक्चुएशन वगैरह होती है। तो उसमें क्या होता है, जो आपने डोमेस्टिक लोन लिए होते हैं या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होती है तो उसमें करेंसी हमारी लोकल करेंसी इन्वॉल्व हो रही होती है, तो उससे जो है वो उसको किसी किस्म का कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता। आगे चलते हैं जी हम कंट्री रिस्क के ऊपर। अब कंट्री रिस्क को हम किसका नाम देते हैं, कंट्री रिस्क को हम पॉलिटिकल रिस्क का नाम भी देते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जिस तरह हमारे मुल्क में पिछले 10 सालों से 8 सालों से चल रही है, उसमें क्या है जी, अपोजिशन धरने देती है, डिफरेंट जगहों के ऊपर जो है वो रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, कैपिटल को ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है जी, आपका जो है वो उसकी वजह से आपके मुल्क के अंदर जो डिफरेंट किस्म की स्ट्राइक्स वगैरह हो जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके मुल्क के अंदर प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज नहीं होती। फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करती। जब इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो आपको पता है कि आपको जो है उसके ऊपर जो रिटर्न है वो भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी। This is also termed the political risk। इसको हम political risk कहते हैं because it is the risk of investing funds in another country। इसमें हम क्या कहते हैं कि फंड इन्वेस्टेड अनदर कंट्री वेयर अ मेजर चेंज इन द पॉलिटिकल और द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कुड अकर। आपको याद होगा कि जरदारी साहब की गवर्नमेंट के अंदर एक बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। यहाँ के जो इन्वेस्टर थे और जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उन्होंने अपनी मशीनरी, अपने प्लांट्स वगैरह बांग्लादेश शिफ्ट कर दिए थे और वहां पे उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही थी, कंसेशंस भी मिल रही थी और वहां से उन्होंने अपनी जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। तो उसकी वजह से क्या, अब ये पॉलिटिकल रिस्क था, जो हमारा इन्वायरमेंट था, इन्वायरमेंट के अंदर हमारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आप जब आपके मुल्क से इन्वेस्टमेंट चली जाएगी तो उससे क्या होगा कि आपके मुल्क के अंदर जो है वो रिटर्न्स भी क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। This could devalue your investment and reduce its overall return। अब इससे क्या होगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है एक तो वो डीवैल्यू हो जाएगी। जारी बात है कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कम मिलेगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी उसकी, और उसकी वजह से जब डीवैल्यू होगी तो उसकी वजह से आपका जो रिटर्न है वो भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा आपका। This type of risk is usually restricted to emerging or developing countries that do not have stable economic or political arenas। अब नॉर्मली इस किस्म की कंडीशन कहाँ होती है, या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर होती हैं या इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर होती हैं। अब अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो कभी हम कहते हैं हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, और कभी जब नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो हम इमर्जिंग में चले जाते हैं, अदर देन हम किसमें डेवलपिंग है, यानी कि हम डेवलपिंग और इमर्जिंग के दरमियान कहीं पे फिर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये जो प्रॉब्लम आती है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर आती है, यानी कि जो आपकी डेवलपिंग या इमर्जिंग इकोनॉमीज है वहां पे इस किस्म की जो पॉलिटिकल रिस्क है और जो प्रॉब्लम है वो आपको ज्यादा फेस करनी पड़ती है। अब हम चलते हैं आगे सेंसिटिविटी एनालिसिस के ऊपर। ठीक है जी, यानी कि हमने जो स्टैट्स के एनालिसिस करने हैं जिसकी बेस पे हमने रिस्क को कैलकुलेट करना है कि हमारा कितना रिस्क है इसके अंदर। अब सेंसिटिविटी एनालिसिस में क्या होता है जी, इट इज एन अप्रोच फॉर असेसिंग
द रिस्क, इसे हम कहते हैं कि जो हमारा रिस्क है, रिस्क ऑफ क्या है, रिस्क ऑफ लॉस है। जारी बात है, जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हमारा फौरन जो है वो जहन कहाँ जाता है, नुकसान। ठीक है जी। और उसका यूजेस द सेवरल पॉसिबिलिटी रिटर्न्स एस्टिमेशन, हमारे पास डिफरेंट किस्म की एस्टिमेशंस होती हैं जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, रिटर्न्स अपना जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। द सेंस ऑफ द वेरिएबिलिटी अमंग द आउटकम्स, के आउटकम्स के अंदर जो हमें रिटर्न्स आ रहे हैं, आउटकम क्या, हमारा जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कितनी वेरिएशन आ रही है। अब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी होगी, रेंज। ठीक है, रेंज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के अंदर आपने पढ़ा होगा रेंज को। ठीक है जी। अब रेंज क्या होती है, अगर हम स्टैट्स की डेफिनेशन करें, हम कहते हैं जी हम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारी रेंज निकल आती है। हम स्टैट्स में यही पढ़ते हैं। लेकिन जब हम फाइनेंस की बात कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसे ये नहीं कहते कि हम मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस करेंगे तो रेंज आ जाएगा। फॉर्मूला वही है कि आपने मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू ही माइनस करनी है। लेकिन फाइनेंस में हम इसकी इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं कि हम जो है वो मैक्सिमम या बेस्ट आउटकम में से वर्स्ट आउटकम माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो रेंज आ जाएगा। ठीक है जी। रिपीट करता हूं, हम जो हमारी फाइनेंस है हम उसमें ये कहते हैं कि रेंज क्या होती है, हम अपने बेस्ट आउटकम में से वर्स्ट आउटकम माइनस करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, रेंज। जो बेस्ट आउटकम है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, जो वर्स्ट आउटकम है वो हमारी मिनिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारी रेंज आ जाएगी। ठीक है जी। It is one of the tool used to perform this analysis is called range। ठीक है जी। रेंज क्या होती है जी, अब रेंज इज द, मैंने आपको पहले बता दिया, रेंज इज द कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द पेसिमिस्टिक वर्स्ट आउटकम फ्रॉम द पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक बेस्ट आउटकम, यानी कि हम बेस्ट आउटकम जिसे हम लार्ज वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं माइनस करेंगे मिनिमम वैल्यू जिसे हम अपना पेसिमिस्टिक वर्स्ट आउटकम कहते हैं, तो जो डिफरेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो रेंज आ जाएगा। फॉर्मूला क्या जी, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब एक एग्जांपल से आपको मैं इसको समझाता हूं। सपोज दैट यू एक्सपेक्ट टू रिसीव द फॉलोइंग रिटर्न्स ऑन अ पर्टिकुलर एसेट। इकोनॉमिक सिचुएशन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है। डीप रिसेशन में 600 है, माइल्ड रिसेशन में 605 रिटर्न है, नॉर्मल में 612 है, माइनर बूम में 626 है और मेजर बूम में 635 है। अब देखें जो सबसे मिनिमम रिटर्न है, वर्स्ट रिटर्न है वो डीप रिसेशन में जो कि 600 है, और मेजर बूम में हमारा जो है वो 635 है, ये हमारा मैक्सिमम रिटर्न है। हम गए फॉर्मूले के अंदर, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। 635 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू 600 है, तो रेंज कितनी निकल आई, 35 रुपीज। अब इसको हम इंटरप्रेट करते हैं स्टैट्स में, तो हम कहते हैं जी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू द रेंज। ठीक हो गया जी। लेकिन यहां पे हम क्या कहते हैं, है वही चीज जो स्टैट्स कह रही है, लेकिन यहां पे हम कहते हैं कि बेस्ट आउटकम में से वर्स्ट आउटकम माइनस कर दें तो जो डिफरेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, रेंज। ठीक हो गया जी। अब रेंज क्या है, हायर द रेंज द मोस्टली रिस्की द एसेट। रेंज जितनी ज्यादा होगी आपकी सिक्योरिटी उतनी ही ज्यादा रिस्की होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी ही ज्यादा रिस्की होगी। तो ये रिपीट करता हूं कि आपका रेंज जितनी ज्यादा होगी, जितनी हायर होगी, उतना ही ज्यादा आपको रिस्क होगा उस एसेट के अंदर, उतनी ही या वो एसेट या वो सिक्योरिटी या वो इन्वेस्टमेंट उतनी ही ज्यादा आपकी जो है वो रिस्की होगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी आप कर चुके हुए हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइनेंस में हमने कैसे अप्लाई करना है उसकी हम बात करने लगे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ टूल ऑफ असेसिंग रिस्क एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके साथ आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का टूल इस्तेमाल करना है और अपना रिस्क क्या करना है वो कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मेजर करती है, डिस्पर्शन ऑफ वेरिएबिलिटी अराउंड अ मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि जो वेरिएशन होती है, जो मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है उसके अंदर जो वेरिएशन आ रही होती है उससे क्या करती है, कैलकुलेट करती है। फॉर्मूला आपके सामने है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p into x माइनस विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है समेशन x मल्टीप्लाई बाय p into x और इसका होल का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारा फार्मूला होता है जो आपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा। इसके 3-4 फार्मूले होते हैं, जो मर्जी यूज कर लें, रिजल्ट इसका जो है वो सेम ही आता है। ये एग्जांपल देखें जी,
इसके ऊपर हम स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करते हैं और फिर हम अपना रिजल्ट लेते हैं। हमारे पास दो स्टॉक्स हैं, एक स्टॉक ए है और दूसरा हमारे पास स्टॉक क्या है वो बी है। आउटकम 1 क्या है जी, स्टॉक ए में आपका 13 है और प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.25 यानी कि 25% जिसे कहते हैं। और स्टॉक बी में क्या है जी, आउटकम 1 में 7 है और 7 आपका रिटर्न है और स्टॉक बी पे, और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न कितनी है, ये 25% है। आउटकम 2 के अंदर देखिए जी, स्टॉक ए के ऊपर रिटर्न 15 है और प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 0.5 है। जबकि स्टॉक बी में देखें आपकी क्या है जी, आउटकम में 15 आपका रिटर्न है और प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5 है। आउटकम 3 के अंदर आपका जो रिटर्न है स्टॉक ए का वो 17 है, प्रोबेबिलिटी 0.25 है यानी कि 25% है। और स्टॉक बी की अगर हम बात करें तो वहां पे रिटर्न 23 है और प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.25 है। ठीक है जी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए निकालते हैं, यानी कि पहला पार्ट करते हैं, एक्स की निकालते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या जी, एक्स कितनी है हमारे पास 13, 15 एंड 17। ये देखें आउटकम 1 13 फिर 15 और फिर 17। प्रोबेबिलिटी है 0.25 0.50 0.25। ठीक है जी, अब गए ये हमने p इंटू एक्स जो प्रोबेबिलिटी है 0.25 है, फिर आउटकम 2 पे 0.5 है, आउटकम 3 के ऊपर 0.25 है, तीनों को प्लस किया तो 1 आ गया, 1 यानी कि 100% हो गया। ठीक है जी, अब हमने क्या किया जी, x को मल्टीप्लाई किया p इंटू एक्स प्रोबेबिलिटी के साथ। हमने इसको किया 13 मल्टीप्लाई बाय 0.25 किया तो ये आ गया 3.25। देन आउटकम सेकंड जो था आपका 15 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से तो 7.5 आ गया, और 17 को मल्टीप्लाई किया 0.25 से तो ये आ गया 4.25। अब हम आगे गए, हमने x स्क्वायर लिया और x स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.25 के साथ। 13 का स्क्वायर लिया 0.25 से मल्टीप्लाई किया तो 42.25 आ गया। 15 का स्क्वायर लिया 225 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 0.5 किया तो 112.5 आ गया। 17 का स्क्वायर लिया मल्टीप्लाई बाय 0.25 किया तो 72.25 आ गया। जब हमने इसका टोटल किया तो x मल्टीप्लाई बाय p इंटू एक्स प्रोबेबिलिटी का 15 आंसर आया और x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p इंटू एक्स का हमारा टोटल आ गया 227 आ गया। फॉर्मूला हमने लगाया समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p इंटू एक्स माइनस समेशन x मल्टीप्लाई बाय p इंटू यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x का होल का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई p इंटू एक्स, ये हमने कैलकुलेट किया 227, और ये जो हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर ये हमारे पास कितनी आई है, ये हमारे पास है 15 का होल स्क्वायर लेंगे तो 225 आ जाएगा। तो 227 में से 225 माइनस किया तो 2 आ गया, 2 का अंडर रूट लिया तो हमारे पास 1.41, ये हमारे पास क्या आ गया, आपका जो स्टॉक ए है उसका हमारे पास जो है वो रिस्क फैक्टर आ गया 1.41। अब हम चलते हैं जी स्टॉक बी का रिस्क फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं कि स्टॉक बी का रिस्क फैक्टर क्या बनता है। सेम उसी तरीके से वाई का हमने लिया, पहली आउटकम 7 है, फिर दूसरा 15 है, तीसरा 23 है। ये मैं आपको पिछली स्लाइड में दिखा देता हूँ। अब ठीक हुई है आवाज, आवाज ठीक हुई है बेटा? जी अब ठीक है सर, बेहतर हुई है आवाज? जी सर अब ठीक है जी। अच्छा ये देखिए जी, यहाँ पे आउटकम 1 पे 7 था, 2 पे 15 था, थर्ड पे 23 था। यही वैल्यूज मैंने यहाँ पे अब बी में जो है वो कर दी 7, 15, 23। प्रोबेबिलिटी ऑफ y यानी कि उसकी क्या थी 0.25, 0.5, 0.25 टोटल 1 यानी कि 100% हो गई। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, y को मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी ऑफ y के साथ। ठीक है जी, जब हम इसको मल्टीप्लाई किया 7 को जब 0.25 से मल्टीप्लाई किया तो 1.75 आ गया, 15 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 7.5 आ गया, 23 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया तो 5.75 आ गया, इसका टोटल क्या 15 आ गया। अब हमने 7 का स्क्वायर लिया यानी कि y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y, ठीक है, लिया 7 7 द 49 मल्टीप्लाई बाय 0.25 किया तो ये 12.25 आ गया। 15 का आया तो स्क्वायर लिया तो 225 आया, मल्टीप्लाई बाय 0.5 किया तो 112.50 आ गया। 23 का आपने स्क्वायर लिया मल्टीप्लाई बाय 0.25 किया तो 132.25 आ गया। अब इसका हमने टोटल किया तो 257 आ गया। अगेन हमने जो है वो क्या किया जी, फॉर्मूला लगाया स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस समेशन वाई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई और इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, 257 हमारे पास ये देखें ये वैल्यू आई है, मल्टीप्लाई बाय ये 15 है तो 227 में से 15 का स्क्वायर लेंगे तो 225 आएगा,
257 में से 225 करेंगे तो 32 आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो 5.66 आ जाएगा, यानी कि आपके स्टॉक बी का रिस्क कितना है 5.66 आपका आ गया। अब जाहिर बात है कि अगर आप यहां से करें तो आपके स्टॉक ए का आपका जो है वो रिस्क कितना आया था 1.41 और इसका रिस्क आया 5.66। इसका मतलब है जो स्टॉक ए है वो एज कंपेयर टू स्टॉक बी के कम रिस्की है। जो अब एज एन इन्वेस्टर आप क्या डिसीजन करेंगे, जो कम रिस्की स्टॉक है आप क्या करेंगे वहां पे जो है वो इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड रिटर्न है स्टॉक ए का 15 था, स्टॉक बी का भी 15 था, स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 1.41 निकली, इसकी 5.66 निकली। अब हम कहते हैं कंपैरेटिव करते हैं, दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं स्टॉक ए और स्टॉक बी को इन द सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न के अंदर। अब जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली या हमने रिस्क निकाला डिफरेंट पे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक बी इज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक ए, कि हमने ये कहा कि स्टॉक बी की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक बी की ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टॉक ए के। सो वी कैन से दैट द रिटर्न ऑफ स्टॉक बी इज प्रोन टू हायर फ्लक्चुएशन एज कंपेयर टू स्टॉक ए, कि वो कहता है जी जो स्टॉक बी है उसकी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है और स्टॉक ए की फ्लक्चुएशन क्या है वो कम है। अगर आपने सेफ साइड पे खेलना है तो फिर आप क्या करेंगे, स्टॉक ए के अंदर क्या करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे और बी को आप छोड़ देंगे। नेक्स्ट है जी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीबी को। ठीक है जी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जब हम बात करते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द मेजर ऑफ रिलेटिव रिस्क। हम रिलेटिव रिस्क क्या करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव रिस्क क्या बताता है, रिलेटिव रिस्क ये बताता है कि ₹1 इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर कितने पैसे का रिस्क है, या $1 आप इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर आपको कितने पैसे का रिस्क है। अब ₹1 के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। आप कहते हैं जी अगर हम ₹1 यानी कि 100 पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर हमें 20 पैसे का रिस्क है, ₹1 यानी कि 100 पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो 25 पैसे का रिस्क है। तो ये जो रिस्क हमें बता रही होती है कोवेरिएशन, इसे हम किसका नाम देते हैं, रिलेटिव रिस्क का नाम देते हैं। ठीक है जी, इट टेल्स अस द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच यूनिट ऑफ मनी इन्वेस्टेड। फॉर्मूला क्या है जी, कोवेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन x डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं जी, एग्जाम्पल देखते हैं, पहले एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा कि आपको वेरिएंस से कैसे रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करती हैं। स्टॉक ए हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ₹15 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज ₹4। स्टॉक ए है हमारे पास, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ₹15 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ₹4, यानी कि दोनों चीजें उसने हमें बताई हुई हैं, पीछे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन खुद कैलकुलेट की थी। बी के अंदर कहता है जी एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका ₹20 है और एक्सपेक्टेड वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आपकी वो ₹5 है। बाजाहिर अगर देखें तो हम कहेंगे जी स्टॉक ए कम रिस्की है, स्टॉक बी जो है वो ज्यादा रिस्की है, लेकिन मैं तो नहीं इस बात को नहीं मानता। मैं तो पहले इसकी कैलकुलेशन करूंगा और फिर बताऊंगा कौन सा स्टॉक ज्यादा रिस्की है और कौन सा स्टॉक कम रिस्की है, विच स्टॉक इज रिस्कियर। चलिए जी इसके सोल्यूशन के ऊपर, स्टॉक ए 15 है, स्टॉक बी की आपकी एक्सपेक्टेड मीन यानी कि वैल्यू ऑफ रिटर्न कितनी है 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 4 है और इसकी 5 है। अब फार्मूले के मुताबिक स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए 4/15 करेंगे तो 0.27 आ गए, यानी कि 27 का मतलब है 27%। या हम कहेंगे ₹1 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्टॉक ए में रिस्क कितना है 27 पैसे का है। जब हम स्टॉक बी पे गए तो 20 आपकी जो है वो एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू है और आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 5, तो आप क्या करते हैं 5/20 करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 0.25, यानी कि मल्टीप्लाई पे 100 करेंगे 25%। अब बाहर तो ये लग रहा था स्टॉक ए कम रिस्की है, स्टॉक बी ज्यादा रिस्की है, लेकिन जब हमने उसकी वो वेरिएशन कैलकुलेट की तो उसके मुताबिक हमें ये पता चला कि स्टॉक ए में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 100 पैसे की इन्वेस्टमेंट के पीछे 27 पैसे का रिस्क है, जबकि स्टॉक बी का अगर आप 100 पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 25 पैसे का रिस्क है। तो दोनों को अगर आप देखें तो लेस रिस्की कौन सी हुई, लेस रिस्की आपके लिए स्टॉक बी हो गया। ठीक है जी, द कोवेरिएंस ऑफ अ स्टॉक बी इज 0.25 which means that the against every rupee invested there is a risk of 25 पैसास या 25% कह लें आप। since covariation of A stock A is greater than the covariation of stock B, यानी कि जो वेरिएशन है स्टॉक A की ग्रेटर है एज कंपेयर टू B की, तो हम क्या करते हैं so the स्टॉक A has more risky, जो आपका स्टॉक A है वो ज्यादा रिस्की है। ठीक हो गया जी, आगे आ गया जी रिस्क एंड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो।